हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। करें आज की क्लास स्टार्ट। सर कल के लेक्चर में हमने जो देखा था वो देखा था सर प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट। इनकम को एक साइड रख दो, खर्चों को एक साइड रख दो। खर्चों में जो समझने वाली बात थी वो थी प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी। हल्का सा अपन इसमें देखने की ट्राई की कि प्रोविज़न वाला जो पॉइंट एक्चुअली पुराना पॉइंट्स है, प्रोविज़न ऑन एडवांसेस या फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट बोल लो आप, या फिर आप उसको प्रोविज़न फॉर टैक्स बोल लो। प्रोविज़न फॉर टैक्स कभी कभी मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। एट द बैक एंड ऑफ द लेक्चर्स मैंने आपको कवर करने का ट्राई किया था, लेकिन चलो किसी क्वेश्चंस में होएगा तो हम अच्छे से करेंगे। सर आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है सर अपने स्टडी मैट से एग्जाम्पल नंबर 2 and 3, एग्जाम्पल नंबर 2 and 3, ये दोनों एग्जाम्पल्स करने के बाद यू विल फाइंड दैट कि सर हम लोग कैपेबल हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। मेजर ऑफ द कंसेप्ट्स विल बी कवर्ड इन दीज 2 क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस के लिए आप 2-4 क्वेश्चंस और करेंगे सो दैट आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर हम क्वेश्चंस कर देंगे। कुछ एक स्टूडेंट को कल के लेक्चर के बाद भी आइडिया हो गया होगा कि सर कुछ मेजर नहीं होने वाला है। कल हम अपने इमेजिनरी फिगर ले रहे थे, एक्चुअली आज क्या होगा, आज वो अपना अमाउंट्स बताने वाला है। तो कंसीडर करें एग्जाम्पल नंबर 2, कंसीडर करें इलस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर अगर ये आपको नोट करना हो तो मेरी बुक के अकॉर्डिंग होगा सर 8.92। 8.92। चलो जी, करना क्या है, पढ़े। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ डिम्पल बैंक। बैंक का नाम देखो, चलो क्या देखना है रहने दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ डिम्पल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। और आइटम्स आपको गिवन है, आप देखेंगे इस डायरेक्शन से राइट लेफ्ट हैंड साइड मुझे अमाउंट इन 000 2011-12 दिखाई दे रहे हैं, और एवन दो राइट हैंड साइड मुझे अमाउंट इन 000 2012-13 दिखाई दे रहे हैं। यानी आई कैन से कि सर एक जो डाटा है वो पिछले साल का है और राइट हैंड साइड में जो डाटा है वो करंट ईयर का है। मतलब आपको 2 प्रॉफिट और लॉस एक साथ बनाने हैं। तो यहां से आप प्रैक्टिस पर्पज ले सकते हैं इसको कि सर जो लेटेस्ट ईयर है, करंट ईयर है, उसका प्रॉफिट लॉस तो मैं बनवा रहा हूं आप लोगों से, और जो प्रीवियस ईयर है 11-12 उसका आप प्रैक्टिस करके देखें तो आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा अब प्रैक्टिस के लिए। ठीक है सर, तो हम ये मान रहे हैं फॉर द टाइम बिंग अमाउंट इन 000 2011-12 का जो डाटा है वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, किसी भी काम का वो नहीं है। चलो जी, उसके बाद आप देखिए ट्रायल बैलेंस टाइप चीज हो गई। जो क्वेश्चन में गिवन है सर ये ट्रायल बैलेंस टाइप चीज हो गई। इंटरेस्ट डिस्काउंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई। अपने को पता है ना, इकोनॉमिक्स में भी आप ये बात जानते हैं कि बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है कैश रिजर्व रेशो के फॉर्म में। तो सर अगर मैं आरबीआई के पास पैसा रखूंगा तो लॉजिकली क्या होने वाला है, मुझे वहां से इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है जी, इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी आइटम्स है। गिव आल्सो नेसेसरी शेड्यूल्स। चलो जी देखो, पूछे या ना पूछे, उसने आपसे प्रॉफिट लॉस भी पूछा तो भी आपको ये शेड्यूल्स बताने पड़ेंगे। अदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। तो हम क्या करें सर, एक प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मेट आप बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड हम जो बना रहे हैं, हम सर बना रहे हैं उसको 31 मार्च 2013 के लिए। ठीक है, फॉर्म का अगर आपको नाम ध्यान हो तो लिख दो, नहीं तो कोई ज्यादा मेजर वाली बात नहीं है। यहां पर सर कुछ पर्टिकुलर करके था, यहां पर कुछ सर शेड्यूल नंबर करके था, यहां पर हम एक ही अमाउंट लिखेंगे। ठीक है ना, और जो दूसरा अमाउंट है वो आपके लिए इफेक्टिवली एक दूसरा क्वेश्चन बन गया, तो वो आपको घर से करना है। चलो जी डन। अगर मैं यहां पर और सारी मैं रिक्वायरमेंट अभी पूरी कर सकता हूं। इनकम के अंदर सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट अर्न, दैट इज शेड्यूल नंबर 13। उसके बाद मेरे पास आएगा अदर इनकम, उसके बाद अपने पास आएगा अदर इनकम, दैट इज शेड्यूल नंबर 14। फिर यहां से आ जाएगा सर टोटल इनकम मेरे पास, दैट इज कॉल्ड ए। उसके बाद अपने पास आएंगे सर एक्सपेंस। एक्सपेंस के अंदर सबसे पहला आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद मेरे पास आएगा सर अदर एक्सपेंस, और उसके बाद अपने पास आएगा सर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। बोलो जी बोलो, बात इतनी सी ध्यान है
या नहीं है? सर इसमें क्या ध्यान रहने वाली बात है बताओ? ये 15 होगा, ये 16 होगा, ये ब्लैंक होगा, और यहां से मेरे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस। ये लो जी, ये आप करेंगे डन, ये आप करेंगे डन, और ये आ जाएगा मेरा प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ये आ जाएगा मेरे पास क्या सर? प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद अगर आपको ध्यान हो तो हम सर लिखते थे ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर। ये आ जाएगा सर मेरे पास टोटल बैलेंस। उसके बाद हम करेंगे एप्रोप्रिएशन, जो कि बाद की बात है सर, जो कि बाद की बात है। और इस काम को करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? आप अपने पेज का रिक्वायरमेंट कुछ वैसा ही डाल लें। मैंने क्या किया? शेड्यूल 13, शेड्यूल 14, शेड्यूल 15, शेड्यूल 16, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। ये लो जी, रॉ मटेरियल जो था ना एग्जाम्पल नंबर 2 को करने के लिए वो अपन ने रेडी कर दिया है। रॉ मटेरियल जो था एग्जाम्पल नंबर 2 को करने के लिए वो अपन ने रेडी कर दिया है, और अब जस्ट और जस्ट अपने को इन्फॉर्मेशन उठानी है और क्वेश्चन अपने को करना है। चलो जी देखिए, इट विल बी ईजियर अगर आप पहले ना एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं। फॉर्मेट वही था, +1 में भी जब मुझे ट्रेडिंग पीएल बनाना होता ना, मैं मेक श्योर करता था कि पहले सारी एडजस्टमेंट को पढ़ूं। तो चेक करें अदर इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट, फ्लोइंग आइटम्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट। फ्लोइंग अमाउंट आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट, यानी ये चीजें एडजस्ट हो चुकी है। देखते हैं सर होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, वो तो बाद की बात है, लेकिन ये बंदा कहते हैं क्या सर फ्लोइंग अमाउंट्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड। चेक करें क्या टैक्स प्रोविजन 148, बंदे ने टैक्स का प्रोविजन क्या कर दिया है? अपने क्वेश्चन में एडजस्ट कर दिया है। अब आप एक बात बताएं, क्या टैक्स का प्रोविजन इंटरेस्ट और डिस्काउंट में एडजस्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंट है, लेकिन चलो कोई बात ना। बंदा हमें क्या कह रहा है पहले इंफॉर्मेशन में कि फ्लोइंग अमाउंट्स आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट और डिस्काउंट क्रेडिट। टैक्स का प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। चलो जी आप एक काम करें, शेड्यूल नंबर 13 में लिखें, सबसे पहली आइटम आपको दिख रही है ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट और डिस्काउंट 2045, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 2045, इंटरेस्ट और डिस्काउंट आपको दिख रहा है क्या 2045। पता था आपको शेड्यूल 13 में जाना चाहिए, लेकिन फिर बंदा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है क्या कि इसमें से हमने टैक्स प्रोविजन क्या कर दिया है, इसमें हमने अपना टैक्स प्रोविजन एक्चुअली क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। तो कंसीडर करें टैक्स प्रोविजन 148। अब आप बताएं क्या ये टैक्स प्रोविजन किसी भी तरीके से इंटरेस्ट और डिस्काउंट से क्रेडिट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो इसका मतलब हम क्या करें, तो हमें इसकी एडजस्टमेंट इस तरीके से कुछ करनी चाहिए। बंदा कहता है कि फ्लोइंग आइटम आर ऑलरेडी एडजस्टेड विद इंटरेस्ट और डिस्काउंट क्रेडिट्स। जनरल एडजस्टमेंट ये नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा। चलो फिर भी बात गलत हो सही हो, बंदे ने अगर उसको एडजस्ट कर दिया है तो सर वी हैव टू रेक्टिफाई। और पॉइंट क्या है कि टैक्स प्रोविजन 148 इसमें एडजस्ट हो चुका है। सर टैक्स प्रोविजन आपको इसमें से एडजस्ट नहीं करने हैं, आपको अपने इंटरेस्ट और डिस्काउंट में से कट नहीं कर रहे हैं सर, अलग खर्चा है ये क्या टैक्स प्रोविजन। तो लॉजिकली मुझे क्या करना चाहिए, इसमें टैक्स प्रोविजन प्लस कर देना चाहिए। कितना टैक्स प्रोविजन है 148। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, दिस इज नॉट ए कॉमन एडजस्टमेंट। यहां बंदे से एक एरर हो गई, उसका 148 का टैक्स प्रोविजन बनता था, उसने बहुत सारा इंटरेस्ट और डिस्काउंट इकट्ठा किया और क्रेडिट कर दिया, और बाद में जब उसका टैक्स बना तो उसने इंटरेस्ट और डिस्काउंट को कम कर दिया टैक्स प्रोविजन से। आपको ध्यान है कि जितना भी इंटरेस्ट मुझे मिलता है मैं खाली और खाली रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट से उसे क्या कर देता हूं, कम कर देता हूं कि सर ये इनकम मेरे करंट ईयर से बिलोंग
नहीं करती है। लेकिन बंदे ने क्या किया, टैक्स प्रोविजन को भी वहीं से एडजस्ट कर दिया, तो हमने टैक्स प्रोविजन को यहां पर ऐड कर दिया और प्रोविजन और कंटिजेंसी में डाल दिया कि हमारा जो टैक्स प्रोविजन बनता है, हमारा जो टैक्स प्रोविजन बनता है वो कितना बनता है, 148। सेकंड पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, आपको पैसा डूबने का कुछ चांस है 92, सर ये भी यहां से एडजस्ट नहीं करना चाहिए था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 92, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट 92, सर ये भी यहां आना चाहिए आपका प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स या डाउटफुल डेप्ट्स 92। उसके बाद तीसरी एरर, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर आप अपनी इनकम को अलग रखें, खर्चों को अलग रखें, बंदे ने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी यहीं से क्या कर दिया, एडजस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 22। ये सारे एक्सपेंस हैं जो इसने अपनी पीएल से क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए। आप याद करें लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट कल हमने देखा था। सर कल हमने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को शेड्यूल 14 में डाला था, जबकि लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो हम उसको कहाँ डाल देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बड़े हैं एक्चुअली, -12। देखिए जी, पहली एडजस्टमेंट रिकॉल करवाता हूं और पॉइंट नंबर 4 और देख लो आप इसका। इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4 है आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 55। सर 4 बातें उसने इंटरेस्ट और डिस्काउंट से एडजस्ट कर दी, जिसमें से 3 बातें गलत थी। ना टैक्स प्रोविजन आप एडजस्ट कर सकते, ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कर सकते, ना लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्ट कर सकते। हाँ, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आपने किया तो बहुत अच्छा किया, तो तीनों पॉइंट्स मैंने वापिस से एडजस्ट कर दिया इसमें, और जिससे इसका जो टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास 2045, एक सेकेंड, 2045 प्लस 148 प्लस 92 और प्लस 12 यानी 2297। सर टोटल इंटरेस्ट और डिस्काउंट के नाम पे जो मेरा इनकम था वो था 2297। टैक्स प्रोविजन एक अलग खर्चा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एक अलग खर्चा है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक अलग खर्चा है, जिसके लिए आपने लॉस ऑन सेल को शेड्यूल 14 से माइनस कर दिया, बाकी को आपने प्रोविजन और कंटीजेंसी में डाल दिया। तो ये था मेरा एडजस्टमेंट नंबर 1 इस क्वेश्चन का। उसके बाद एप्रोप्रिएशन। सर एप्रोप्रिएशन की बातें वैसे तो मुझे बाद में करनी है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। 25% ऑफ द प्रॉफिट इज टू ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व। 25% आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व में डालना है। अगर इतनी बात ये ना बोलता तो भी मैं डाल देता। और सेकंड टाइम 5% ऑफ द प्रॉफिट को रेवेन्यू रिजर्व में डाल देना, डाल देंगे सर, बात की बात है। अब अपने को क्या करना है सर, पिक एंड ड्रॉप। अब क्वेश्चन मेरा रिलेटिवली आसान हो गया है, फटाफट से पढ़े क्या क्या हो रहा है। इंटरेस्ट और डिस्काउंट 2045। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट की बात कर लो, कितना है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, 112। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 13 में आना चाहिए ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 112। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आपका पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, वहां से आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना 177। इंटरेस्ट विद आरबीआई, इंटरेस्ट विद आरबीआई 177। उसके बाद कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, सिंपल सी बात है सर, नाम से ही समझ आ रहा है, शेड्यूल 14 का इनकम है कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज 712। कमीशन और एक्सचेंज समझ जाओगे ना आप इतने से ही, कमीशन और एक्सचेंज। सर ये जो इनकम हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 712। उसके बाद कमीशन और एक्सचेंज के बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 122। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना, 122। तो सर आप इसको अब यहां से दिखा दीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 122। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सर नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, लोगों का डिपॉजिट आपके पास है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 822। शेड्यूल 15 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 722। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के बाद, सॉरी 722 नहीं था, 822 था, फिर बाद में मैच नहीं करेगा, 822। इंटरेस्ट टू आरबीआई, इंटरेस्ट टू आरबीआई, आपने आरबीआई को इंटरेस्ट पे किया है, कितना 147। ये लो जी 147। उसके बाद
पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज 855। सर शेड्यूल 16 में एक्सपेंस लग रहे हैं। पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड, पेमेंट टू प्रोविडेंट फंड या पेमेंट टू एंड प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉइज 855। सर 855 रुपए का पहला खर्चा हुआ आपके पास। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो क्या, रेंट टैक्स और लाइट, रेंट लाइट सर 179। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 212, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 212। एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी 98, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी 98। उसके बाद डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस, सारे खर्चे हैं सर ये, डायरेक्टर फीस, ऑडिटर फीस कितनी है। डायरेक्टर फीस है सर आपकी 212, ऑडिटर फीस है 110, 212 110। और बीच में हमारा एक आइटम रह गया क्या, डेप्रीसिएशन 98, डेप्रीसिएशन कितना 98। चलो जी, उसके बाद लो चार्जेस, लो चार्जेस आपने पे कर दिए 152। लो चार्जेस के बाद पोस्टेज 62। पोस्टेज के बाद इकट्ठा ही लिख रहा हूं मैं, इंश्योरेंस प्लस रिपेयर, इंश्योरेंस प्लस रिपेयर आपने कर दी सर 66 प्लस 52, 6 और 5 11, 11 के पीछे शायद 8 तो 118। चलो जी, एक बार ये था मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन तो ओवर है। आप लोगों ने देखा सर मेजर पार्ट में आपको याद रखना था कौन सी आइटम किस हेड में जाए, ठीक है ना। माइनर पार्ट में आपको फॉर्मेट ध्यान रखना था। रिपीट करता हूं, एक एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट में हमने कुछ चीजें एडजस्ट कर दी हैं, 4 चीजें। एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट मैंने कहा बिल्कुल ओके, 3 चीजें गलत एडजस्ट कर दी तो मैंने वापस इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। चलो जी ठीक है। फिर शेड्यूल 14 की 2-3 आइटम थी, 15 की 2 आइटम थी, फिर 16 के बहुत सारे खर्चे थे। अब अपने को क्या करना है सर, 13, 14, 15, 16 और प्रोविजन, इसका टोटल ही तो अपने को करना है, ठीक है ना। उसके बाद सर कोई पॉइंट रह गया हमारे पास? चलो जी नहीं, तो आप क्या करते हैं फिर आप करते हैं टोटल। शेड्यूल 13 का टोटल मैं सबसे पहले कर रहा हूं 2297 प्लस मुझे दिख रहा है 112 प्लस मुझे दिख रहा है 170। सर ये आया है, इसका मतलब 2586, ये आया है इसका मतलब कितना 2586। शेड्यूल 14 का टोटल आप करते हैं। शेड्यूल 14 का अगर मैं टोटल करूं तो मुझे दिख रहा है 712 और 12 यानी 700 और 122। सर ये मुझे दिख रहा है कितना 822। चलो जी, शेड्यूल 15 को शायद आप वैसे ही कर सकते हैं, 9 और 6 और 9 969। उसके बाद अपने को शेड्यूल 16 का टोटल करना है 855 प्लस 179। सर ये इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांस वहां पर हो जाते हैं, तो मैंने टोटल एक बार कर दिया और फिर आप देख लेंगे कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। सर ये अपने पास आ गया 118 और तो ये आ गया सर 2096, ये आ गया कितना 2096 और ये टोटल मेरे पास आ गया कितना 240। चलो जी, पांचों चीजों का टोटल मेरे पास आ चुका है। अब अपना बनेगा पीएल, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 से 2586, अदर इनकम शेड्यूल 14 से 822, शेड्यूल 15 से इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 969, अदर एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 से 2096 और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी 240। ये आएगा सर मेरे पास क्या टोटल एक्सपेंस। एक बार टोटल कर ही लेते हैं आप, 2096 प्लस 969 प्लस 240। सर टोटल ऑफ एक्सपेंस आ रहा है मेरा 3305, टोटल ऑफ इनकम मेरे पास आ रहा है 2586 प्लस 822 यानी 3408। तो सर दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। 3408 माइनस 3305 103, कितना जी 103। तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया कितना 103। बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर, सर बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर कहां से पता चलेगा? जनरली तो वो हर क्वेश्चन में आपको देगा कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट लॉस क्या था, जनरली आपको वो हर क्वेश्चन में देगा
कि प्रॉफिट और लॉस क्या था, लेकिन सर इस क्वेश्चन में उसने नहीं दिया रीजन। उसने तो आपसे पूरा प्रॉफिट लॉस ही पूछा है ना पिछले साल का, उसने आपसे क्या पूछा है, पूरे साल का प्रॉफिट लॉस ही पूछा है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हम आंसर की हेल्प ले लेते हैं कि सर पिछले साल का पीएल अगर मैं बनाऊं तो क्या आया होता। तो पिछले साल का प्रॉफिट लॉस अगर आप बनाओगे तो आप चेक करें, बिल्कुल इसके राइट हैंड साइड में एक और पीएल बना हुआ है जहां से आंसर कितना है, आंसर है जहां से सर -6, यानी पिछले साल सर 6000 का लॉस था। पिछले साल क्या था, ये सारे अमाउंट जो है ना वो 000 में है। तो पिछले साल अगर 6000 का लॉस था तो मैं 6 लिख दूं यहां पर, और एप्रोप्रिएशन करने के लिए मेरे पास कितना अमाउंट होगा, एप्रोप्रिएशन करने के लिए मेरे पास होंगे सर 97,000। 97,000 में से मैं क्या करूं, सबसे पहले ट्रांसफर टू स्टैच्यूटरी रिजर्व और फिर ट्रांसफर टू रिवेन्यू रिजर्व। पढ़ लिया था ना आपने पढ़ लिया था सर, स्टैच्यूटरी रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है और रिवेन्यू रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। सर इस तरीके से जो ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा अपने करंट प्रॉफिट का ही होता है। तो आप क्या करेंगे सर, 103 का 25%, 103 का 25% दैट इज 25.75। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने किया है करंट ईयर का प्रॉफिट 103, उसका भी 25% दैट इज 25.75। और उसके बाद सर 5% आपको कहां ट्रांसफर करना था, एडजस्टमेंट नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिवेन्यू रिजर्व। तो 103 का 5% सर, 103 का 5%, 5.15। और बाकी जो बैलेंस होगा ना सर, बाकी जो बैलेंस होगा, बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, किस नाम से, पीएल के नाम से सर, पीएल के नाम से 5.15 प्लस 25.75 माइनस 97 सर, ये आ जाएगा 66.10, 66.10। टोटल ये कितना हो जाएगा सर, 97। सर दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा अच्छे से क्या हो गया है, ओवर, जो कि अच्छे से क्या हुआ है, ओवर। मेक श्योर आपको करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर क्वेश्चन हाँ हमें इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा कंसीडर करें इट वाज ओनली आवर फर्स्ट क्वेश्चन, पीएल वाला, इट इज ओनली आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो अगर मैं ये मानूं कि मेरे को 80%, 75% भी सर समझ आया होगा तो भी मेरा काम चलेगा सर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन से थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ सर चला जाए। करना क्या है, करना क्या होगा सर इस चैप्टर में बताओ। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाएं फटाफट से, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाएं फटाफट से, चेक करें क्या करना है। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केसी बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। पिछली बार डिम्पल बैंक था, इस बार केसी बैंक है कि आपको केसी बैंक का पीएल बनाना है, आपको केसी बैंक का पीएल बनाना है, ठीक है। और उसके बाद बस और तो क्या है, पीएल बनाना है। तो सर हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, ये लो जी, ये वाला पोर्शन एलिमिनेट कर दो, डन चलेगा ना सर। फॉर्मेट तो यही रहेगा कि कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेटिंग तो देखो सेम ही है, तो इसलिए बस आपने देखो, आपको पता ही है अपने स्वभाव से, आपसे अच्छा मेरे स्वभाव को कौन जानता होगा बताओ ना। तो डन सर, फॉर्मेट हो गया, ये उड़ा देते हैं। उसके बाद सर ये इसका क्या किया जाए, सर क्या करोगे, इतना भी लालच अच्छी बात नहीं है। ये लो शेड्यूल 13, ये लो सर, ये लो सारा वापिस ही बनाएंगे। चलेगा ना सर, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, हाँ जी। वापिस से सर फटाफट से बना दो। कैसे किया था अपने पहले, ये लो जी, शेड्यूल 13 का था, ये शेड्यूल 15 का था, ये शेड्यूल 15 का था, ये शेड्यूल 14 का हो गया, ये शेड्यूल 16 का हो गया, और ये प्रोविजन और कंटीजेंसी हो गई, ठीक है जी बात। ये लो सर, टाइम आप बचाते तो हैं, अपना बचता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। चलो जी डन, पढ़ा जाए। केसी बैंक का
केसी बैंक का प्रॉफिट लॉस बनाना है, कुछ नई नई बातें हैं, कुछ नई नई बातें हैं। देखें सर क्या, आ जाओ जी। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ केसी बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। आइटम इंटरेस्ट डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सर बाद में देख लेंगे, इंफॉर्मेशंस देख लो। अदर इंफॉर्मेशंस, इंटरेस्ट ऑन एमपीए इज एज फॉलो, इंटरेस्ट ऑन एमपीए इज एज फॉलो। ध्यान है ना, इनकम क्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक पढ़ा था, हाउ टू रिकॉग्नाइज द इनकम। बैंक का बेसिक इनकम क्या है? इंटरेस्ट। रिकॉग्नाइज करने का मेजरमेंट क्या था? अगर परफॉर्मिंग एसेट्स की बात हो रही है तो ड्यू बेसिस, और नॉन परफॉर्मिंग की बात हो रही है तो कैश बेसिस। तो चेक करें, सबसे पहला ही पॉइंट मुझे मिल रहा था क्या? कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन। डन। तो आप लिख ही लेते हैं सर, तीनों में ना कुछ एनपीए भी है मेरा। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। तीनों पे मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। ट्रायल बैलेंस से चेक करें, 1820, 750, 750 और 1540, और 1540। अब साथ में एडजस्टमेंट को उठाएं कि एडजस्टमेंट क्या है सर। जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला है या ड्यू हो रखा है, देखो ट्रायल बैलेंस में जो चीजें हैं वो क्या है? रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, फर्क नहीं पड़ता सर उस बात से। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट कितना है? 1820। इस 1820 में से क्या होगा? यहां समझा रहा हूं, बाद में स्पेस को फ्री कर लेंगे। इस 1820 में से क्या होगा? कुछ होगा परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर, कुछ होगा परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग के ऊपर। आरएन कितना हो चुका होगा सर? ये है 1000 और ये है 820। ये कैसे पता चला सर आपको? ये यहां से पता चलेगा, क्यों? बंदा कहता है हमारा एनपीए के ऊपर कैश क्रेडिट पे कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है सर? 820। टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1820। तो ये कितना होगा? 1000, और वो कितना होगा? 820। इस 820 में से कलेक्टेड कितना है? 400, और कलेक्टेड नहीं है कितना? 420। कलेक्टेड नहीं है कितना? 420। तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, या तो सर ये 1000 मेरी इनकम है क्योंकि परफॉर्मिंग एसेट्स तो टोटल ले लिया मैंने, और नॉन परफॉर्मिंग पे रिसीव्ड ले लिया। रिसीव्ड कितना है मेरे पास? केवल और केवल 400। तो टोटल इनकम कितनी आनी चाहिए? 1400। और अदरवाइज इतना ज्यादा लफड़े में पड़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। सिंपल सी बात, 1820 टोटल इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से एनपीए का आपको कैश बेसिस पे लेना है। एनपीए का भी टोटल बेसिस पे आ चुका है सर, एनपीए का भी टोटल बेसिस पे आ चुका है। टोटल बेसिस पे आ चुका है कितना? 820। रिसीव्ड बेसिस पे आना चाहिए 400। तो क्यों ना मैं एलिमिनेट कर दूं 420, 1400। बात एक बार नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर देता हूं। मुझे ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है कितना? 1820। ट्रायल बैलेंस में सर जो इंटरेस्ट होगा वो परफॉर्मिंग का भी होगा, वो नॉन परफॉर्मिंग का भी होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में टोटल इंटरेस्ट कितना है? 1820। ये सर परफॉर्मिंग का भी है, ये नॉन परफॉर्मिंग का भी है। नॉन परफॉर्मिंग का एडजस्टमेंट भी गिवन है। टोटल कितने हैं? 820। तो सर परफॉर्मिंग का इसका मतलब कितना होगा? 1000। तो जो परफॉर्मिंग का है वो तो इनकम है ही है सर, वो तो इनकम है ही है, प्लस इस 820 में से भी 400 जो कलेक्टेड हो चुका है वो भी आपकी इनकम है। तो 1000 प्लस 400 कितना आ जाएगा? 1400। या फिर जो नोट रिसीव्ड है वो आप क्या कर दो? माइनस कर दो, तो भी मेरा काम चल जाएगा। नोट रिसीव्ड को अगर मैंने माइनस कर भी दिया तो। चलो जी ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मेरा टोटल बनता है वो बनता है सर 750। मैंने लिख दिया था शायद पहले 750। एमपीए की बात कर लो, ओवरड्राफ्ट के ऊपर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे इंटरेस्ट मिला है 450, रिसीव्ड है केवल 100। तो एलिमिनेट कितना करोगे? एलिमिनेट करोगे सर 350, और ये मेरा कितना आ जाएगा? 400। ये मेरा कितना आ जाएगा? 400। उसके बाद टर्म लोन 750 और 250, कितना एलिमिनेट करोगे सर? 500। 1040। अगर फिर भी आपको लगता है सर नहीं बात समझ आई, तो आप अपने सिंपल तरीके से करके देखना। जो परफॉर्मिंग एसेट्स है उसका ड्यू बेसिस पे ले लेना, जो नॉट परफॉर्मिंग है उसका कैश बेसिस पे ले लेना, बात बन जाएगी। तो ये थी सर मेरी पहली एडजस्टमेंट जो कि मैंने अपना कंप्लीट कर दिया। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड एडजस्टमेंट और पढ़ लेते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट है आपका अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एडवांस। तो
तो उसके लिए मुझे क्या बनाना होता था, प्रोविजन। तो प्रोविजन वाले हेड में ही चलते हैं। स्टैंडर्ड एसेट्स आपका कितना है, स्टैंडर्ड एसेट्स है आपका 30,000। स्टैंडर्ड एसेट्स आपका है 30,000। 30,000 रुपए के ऊपर अगर आपको ध्यान हो तो प्रोविजन कितना बनाओगे सर, 30,000 रुपए के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे आप जस्ट और जस्ट 0.40, जस्ट और जस्ट 0.40 कितना 12। ध्यान है ना, स्टैंडर्ड में अगर कुछ ना कहा जाए तो कितना बनाना है 40। सब स्टैंडर्ड 1120, सब स्टैंडर्ड 1120। सब स्टैंडर्ड के अंदर सर 3 कैटेगरी थी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और सेमी सिक्योर्ड। ध्यान है, सिक्योर्ड के ऊपर 15, अनसिक्योर्ड के ऊपर 25, सेमी सिक्योर्ड के ऊपर 20। और मैंने एजम्पशंस में आपको लिखवाया था कि कुछ ना कहा जाए तो आप उसको क्या मानेंगे, सिक्योर्ड। सिक्योर्ड माना कितने परसेंट, 15%। तो 1120 का 15% आप एक बार कर लो और ये आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है 168, एक बार चेक कर ले। बिल्कुल सही है जी, 168। सब स्टैंडर्ड के बाद बात करो, सब स्टैंडर्ड के बाद बात करोगे तो डाउटफुल एसेट्स नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी। डाउटफुल एसेट्स जो है तो क्या, डाउटफुल नॉट कवर्ड बाय सिक्योरिटी 200। तो सर इसके ऊपर तो 100% ही बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर कितना बनाना पड़ेगा, 100%। देखो ये चीज मैं आपको बहुत ज्यादा शिद्दत से नहीं करवा रहा हूं, रीजन आपने बड़े अच्छे से पास्ट में कवर किया है। अब आपको याद होना चाहिए कि ये प्रोविजंस रेट क्या थे। डाउटफुल के बाद है सर डाउटफुल एसेट्स फॉर 1 ईयर कवर्ड बाय सिक्योरिटी। डाउटफुल 1 कवर्ड बाय सिक्योरिटी है तो आप करते थे 25, 40, 100 जहां तक मेरे को ध्यान है। तो 50 का 25%, 50 का 25% दैट इज 12.5, दैट इज 12.5। उसके बाद चेक कर लो, उसके बाद है लॉस एसेट्स 200। लॉस एसेट्स का मेरे को आज भी ध्यान है, आप 100% बनाते थे तो 200। सर ये हो गया मेरा प्रोविजन वाला रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। बड़े क्वेश्चंस में प्रोविजन आपको हमेशा ऐसे ही सोल्व करना है। आपसे मैं पीएल या बैलेंस शीट पूछूंगा, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड मैं खुद बताऊंगा, प्रोविजन के रेट आपको याद रखने हैं और अपना क्वेश्चन क्या कर देना है, आपने परफॉर्म कर देना है। तो इट वाज आवर सेकंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट 2750। थर्ड एडजस्टमेंट मेरा है कितना, इन्वेस्टमेंट 2750। और उसके बाद एक एडजस्टमेंट गिवन है, कर लेते हैं। समझाया मैंने नहीं अभी तक आपको, इस क्वेश्चन को जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं उसी के साथ आप कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिटेल टॉपिक देख लेंगे, पता नहीं कैसे रह गया। मैंने ट्राई तो यही की थी कि मैं आपको सब करवा दूं फिर क्वेश्चन करवाऊं, लेकिन चलो एक पॉइंट कहीं ना कहीं से रह गया। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब ये क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा अगर मैंने इसको टॉपिक को आपको करवाया तो अपन एक काम करते हैं, इसका प्रोविजन मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है, डिटेल्स में अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। बंदा क्या कहते हैं कि सर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितनी, 2750। मैं एक बार शेड्यूल नंबर 16 को यूज कर रहा हूं। बंदा कहता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट है कितनी, 2750, ठीक है। उसके बाद बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। नया पॉइंट है लेकिन कर लो चलो एक बार। बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। बैंक 25% जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी के लिए रखेगा। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स रेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट इज 19,75,000, ठीक है ना। 25% जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने हेल्ड फॉर मैच्योरिटी रखा है कि मैं बेचने वाला हूं, और जो 75% इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब वो नॉन करंट है, और उसको कैसे वैल्यू करना है, उसका जो रीवैल्यू आपको करना है वो कितना करना है, 19,75,000। तो सर बात ये है कि अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 2750 के दो हिस्से कर दूं, 687.50, 687.50 और 75% में क्या, 2062.50, 2062.50। मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया अपनी इन्वेस्टमेंट को, 25% एक तरफ और 75% एक तरफ, ठीक है जी। उसके बाद सर अब ट्रीटमेंट क्या करना है, इसने मुझे कहा कि 75% का जो वैल्यू है ना वो रह गया है 19,75,000। वो कितना रह गया है, 19,75,000। तो सर ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ये होता है जो है HTM, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी सर ये हमें कॉस्ट पे ही वैल्यू करनी होती है, ये हमें कहां वैल्यू करना होता है, एट कॉस्ट। और जो रिमेनिंग 75% है जो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी नहीं है, तो उसका वैल्यू वो खुद ही बता रहा है कितना, 19,75,000। तो यानी 1975। यहां से आप क्या कहने वाले हैं कि सर 62 और 25
87.50 का क्या हो गया, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वैसे तो सिंपल ही पॉइंट है, बंदा हमें कहता है कि 25% इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है, रिमेनिंग 75% का वैल्यू कितना रह गया है 1975। तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से किए 687.5, 2062.50, इसकी वैल्यू कितनी रह गई सर 1975। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कितना आ गया 87.50। फिर भी अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, इस पॉइंट के अलावा आपको पूरा क्वेश्चन समझ आना चाहिए। चलो जी, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन मैं यहां डाल सकता हूं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना सर 87.50, 87.50। डन है। स्टडी नेट में एवन तो आप देखेंगे तो इन्होंने शेड्यूल 14 में एक्सपेंस माना हुआ है या प्रोविजन में एक्सपेंस माना हुआ है, कोई खास बात नहीं है, दोनों तरीके से बात क्या है वैलिड। अगर हमें लग रहा है कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है तो हमने उसको नाम दे दिया क्या, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। चलो जी, इतना ही पॉइंट था, कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक वाला पॉइंट नहीं था। मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट, मेरी 75% इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई, कितना 87.50। ओके है जी, तीनों और एडजस्टमेंट फटाफट से सर पिक एंड ड्रॉप वाला काम कर दो और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ जाओ जी। इंटरेस्ट हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, क्या लगता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इनकम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सर, फॉर श्योर होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है हमारे पास 750। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, बैंक ने लोन दिया हुआ है तो लोन दिया हुआ है तो सर ये भी इनकम होनी चाहिए कितनी 1540, 1540। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 840, ये भी सर इनकम होनी चाहिए। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 840। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, आपका कुछ बैलेंस आरबीआई के पास है, वहां से भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मैंने सबसे ऊपर डाल दिया, इंटरेस्ट विद आरबीआई, इंटरेस्ट विद आरबीआई। चलो जी ठीक है। उसके बाद बात है कमीशन ऑन रेमिटेंस एंड ट्रांसफर, 75। कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, ये गारंटी का लेटर ही होता है, 118। उसके बाद हाँ जी देखो थोड़ा स्पीड से बेसिक मैंने कर दिया हो, लेकिन बात इतनी सी थी, सारे इंटरेस्ट है तो आपकी इनकम है। अब कमीशन की बात कर रहे हैं, अब से 118 के बाद कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस 82। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 27। लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कितना, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 52। प्रॉफिट ऑन कोई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो तो शेड्यूल 14 में इनकम बन जाएगा, लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो तो क्या बन जाएगा सर माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, शेड्यूल 15 सर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो शेड्यूल 15 में क्या बन जाएगी सर आपकी इनकम बन जाएगी, सॉरी खर्चा बन जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। उसके बाद सर ये एक्सपेंस है, ऑडिटर फीस 120, ऑडिटर फीस 120, डायरेक्टर फीस 250, डायरेक्टर फीस 250, ठीक है। उसके बाद चेक करें, डायरेक्टर फीस के बाद है एडवर्टाइजमेंट 180, एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारे पास है सर सैलरी और प्रोविडेंट फंड, मैंने इकट्ठा कर दिया दोनों का टोटल, सैलरी 1240, प्रोविडेंट फंड 280, प्रोविडेंट फंड के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 140, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 50, रिपेयर और मेंटेनेंस के बाद पोस्टेज और टेलीग्राम, ये लो सर ये इतने सारे खर्चे हैं 80। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो जी 8 के 8 खर्चे आपने डाल दिए हैं सर।
क्वेश्चन ना दिखने में तो बड़ा दिखता है, समझने वाले कंसेप्ट थोड़े से कम ही है एक्चुअली, इसलिए मैंने भी थोड़ा स्पीड से करवाया है और उम्मीद करता हूं आप भी स्पीड से कोप करोगे सर। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें टोटल करना है और उसको साथ साथ में यहां डाल देना है। ओके है ना बात, वहां नहीं लिख रहा हूं मैं, चेक कर लो सर। 150 प्लस 1400 प्लस 400 प्लस 1040 प्लस 750 प्लस 1540 और उसके बाद प्लस 840। सर ये आ गया हमारे पास कितना, 6120। चेक करें, 6120 आंसर से 6120 आपका मैच नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं सर एक बार टोटल वापिस से कर लिया जाए कि हमने कोई मिस्टेक तो कमिट नहीं कर दी है। हाँ, 150 प्लस 1400 उसके बाद 400 उसके बाद 1040, ठीक है, 750 1540 और 840। सर ये तो अभी हमारा 6120 ही आ रहा है। तो एक बार फटाफट से मैच कर लो कि हमने क्या मिस्टेक कमिट कर दी। सर हमने मिस्टेक ये कमिट कर दी, 750 और 1540 को हमने एक्चुअली रिपीट कर दिया। 750 और 1540 को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ये रिपीट नहीं करना था, समझ गए ना, ये है रिपीट नहीं करना था, उसी वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा फालतू आ गया। चलो जी वापिस से करो, कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो जाएगी तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 150 प्लस 1400 प्लस 400 प्लस 1040 प्लस 840। सर ये आ गया 3830, ये आ गया कितना हमारे पास 3830। ओके है बात। शेड्यूल 13 का टोटल आ जाएगा 3830। शेड्यूल 14 हमारा वैसे भी बुक से मैच नहीं करेगा, लेकिन चलो हम अपना जो भी आ रहा है सर हम उसी को डन कर देंगे। चलो जी, वो लॉस था, ये 75 का प्रॉफिट है, ये क्या था हमारे पास लॉस। 75 प्लस 118 प्लस 82 प्लस 27 और माइनस 52 का भी लॉस है, और 87.50 का भी क्या है हमें लॉस है, माइनस 87.50। तो सर ये आ जाएगा हमारे पास 162.50। टोटल कर दो साथ में सर, प्लस 3830, ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 3992.50। ओके है सर, ये वाला हमारा बुक से मैच नहीं कर रहा होगा। रीजन उन्होंने शेड्यूल 16 में डाला था, वो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट। 15 का टोटल क्या करना है सर बताओ। 15 का टोटल आ जाएगा 2720। 16 का टोटल आ जाओ, 16 का टोटल आप करोगे सर 120 250 180 1240 280 140 उसके बाद 50 और उसके बाद क्या 80। सर ये आ गया हमारे पास कितना 2340। तो शेड्यूल 16 में आ गया कितना 2340। उसके बाद क्या प्रोविजन सर 168 प्लस 12 प्लस 200 प्लस 12.5 और उसके बाद कितना 200। सर ये आ गया हमारे पास कितना 592.50। चलो जी ओके है बात। टोटल किया जाए 592.50 प्लस 2340 और प्लस 2720। सर टोटल ऑफ एक्सपेंस हमारे पास आ गया 5652.50 और उसके बाद माइनस कर दिया उसमें से इनकम सर 3992.50। तो कुल मिला के सर हमें लॉस आ गया इस क्वेश्चन में कितना 1660। प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है माइनस, कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस नहीं है, इसमें से कुछ नहीं होगा। एप्रोप्रिएशन करोगे तो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन में सर बैलेंस ट्रांसफर टू पीएल कितना आ जाएगा 1660 माइनस आ जाएगा। चलो जी, तो ये मेरा क्वेश्चन था, थोड़ा स्पीड से अपन ने इसको परफॉर्म किया है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम अपन डिवोट भी नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अजीब आपको लग सकता है, समझे। इस क्वेश्चन को रिपीट अगर मैं आप लोगों को करवाऊं तो कौन कौन से पॉइंट्स थे। पॉइंट नंबर 1 था सर एनपीए वाला। एनपीए वाला पॉइंट अपन ने कहाँ यूज करा सर, यहाँ यूज करा। तीनों का, कैश क्रेडिट का, ओवरड्राफ्ट का और टर्म लोन का इंटरेस्ट अपन ने लिख लिया, और उसमें से जो अनरियलाइज्ड है एनपीए के ऊपर वो अपन ने माइनस कर दिया। यहाँ पर एक मिस्टेक भी हो गई थी, अपन ने इसको वापस भी लिख दिया था। चलो अभी करेक्टेड है वो। ये तो थी मेरी पहली एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट सर बहुत आसान थी। बंदा कहता है सर हमारी एसेट्स में से कुछ डाउटफुल है, कुछ सबस्टैंडर्ड है, तो उसके प्रोविजन का रेट आपको ध्यान रखना है, और ये टोटल हमारा प्रोविजन वाले कॉलम में ही मैंने उसको कर दिया, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। और इसका जो टोटल है वो अपने फॉर्मेट में डाल दिया कि प्रोविजन और कंटीजेंसी कितना है हमारा
ये रहा। तो इट वाज आवर सेकंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 3 अपने अभी किया ही नहीं है, फिर भी हमने आंसर मैच करने के लिए उसको कर दिया कि जितना भी इन्वेस्टमेंट है कुछ हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है, वो बात खत्म सर। और जो अदर देन हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है सर वो रिवैल्यू किया, थोड़ा सा लॉस आ गया 87.50। चाहे आप उसको शेड्यूल 14 में दिखा दो या प्रोविजन में दिखा दो या इधर दिखा दो, आंसर सर आपका मैच कर ही जाएगा। बस ध्यान रखना अगर ये खर्चा है तो इनकम वाली साइड से माइनस होना चाहिए। और उसके बाद आप देखोगे तो क्या सर, उसके बाद तो वही पुराने वाला फॉर्मेट था, मैंने भी थोड़ा स्पीड से उस वजह से उसको करवा दिया सर। टोटल किया, आंसर मेरा परफॉर्म किया। तो अब आपको करना क्या है सर, अब आपको या तो यही दोनों क्वेश्चंस वापिस से रिपीट ट्राई करके देख लो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन फाइंड आउट करो कि क्या सर ऐसा कोई क्वेश्चन है और आप उसको क्या कर दो, परफॉर्म कर दो। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, एक छोटा मोटा कंसेप्ट पेंडिंग है हमारा और उसके बाद जो भी होगा वो आप देख लेते हैं। तो चलो जी, आज के लिए आप अपनी क्लास को क्या करते हैं, ओवर करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में देखते हैं। चलो जी, टिल देन गुड बाय।